किसी धनात्मक, पहला क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक p, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, इसका मीन से संख्या जो ली जाएगी, अंक जो लिया जाएगा, कोई भी पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी 1 2 3 4 इस तरह से। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक शब्द आया, विषम पूर्णांक। विषम संख्या क्या होती हैं? विषम संख्या 1 3 5 7 इस तरह से, इनमें से जो संख्या दे रखी है ये ऑप्शन, कौन सा विकल्प सही होगा जो हमेशा विषम पूर्णांक निकल के आए। अब ऐसे ही समपूर्णांक का क्वेश्चन भी बनता है, जैसे दूसरा वाला है। कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यहाँ पर दे सकता है, P दे सकता है, Q M A B कुछ भी, यहाँ पर जो भी दे दे, इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। यहाँ कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकता है, फिर ऑप्शन में इसी अल्फ़ाबेट के आधार पर आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे। अधिकतर इसका एक विकल्प बन जाता है। अब यहाँ पर इसकी चेकिंग करने के लिए बहुत ही सॉलिड एक ट्रिक होती है, बहुत ही सॉलिड, जो कभी ज़िंदगी में सवाल गलत नहीं हो सकता। P की जगह पर सिर्फ 1 और 2 लिख कर देख लो, सभी ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन है, जिस ऑप्शन के अनुसार दोनों में विषम संख्या आ जाए, विषम मतलब 1 3 5 7 9 इस तरह से, समझ लो वही ऑप्शन ठीक है। अब जैसे मैं ए ऑप्शन पर चलता हूँ, ए पर पहले P की जगह पर मैं 1 लिखूंगा, फिर P की जगह पर मैं 2 लिख के देखूंगा, तो पहली बार में तो 1 आ गया, दूसरी बार में 2, तो इसका मतलब जब खाली P होगा तो पहली बार में 1 मीन्स विषम संख्या आ गई, दूसरी बार में सम संख्या आ गई। इसका मतलब इसमें विषम भी आ सकती है, सम भी आ सकती है, दोनों संख्याएं आ सकती हैं, क्योंकि पहले में विषम दूसरे में सम। तो इसका, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया? विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, लेकिन यहाँ पर विषम भी आ रही है और सम भी आ रही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं, दूसरे ऑप्शन की ओर। पहले P की जगह पर यहाँ 1 लिख दो, सिर्फ 1, यहाँ पर P की जगह पर चारों ऑप्शन में 1 और 2 लिख दिए जाते हैं बस। तो P की जगह पर 1 लिख दो पहले, तो 1 + 1 कितना हो गया? ये 2। अब 2 रख के देखो, तो P की जगह पर जब 2 लिखा जाएगा तो 2 + 1 बराबर कितना आ गया? 3। ये वाली संख्या सम आ गई, ये वाली संख्या विषम आ गई। इसका मीन सम विषम 2 पोजीशन आ गई, लेकिन वो कह रहा है सिर्फ विषम पूर्णांक का, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा विकल्प, सी विकल्प, 2P, पहले P की जगह पर 1 रख दो, तो 2P, P के और 2 के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है। P की जगह पर 1 कितना आया? 2 एकम 2, 2 गुणा P की जगह पर कितना? अब 2 रख दो, 2 ऐसी है, P की जगह पर 2 लिख दिए, बराबर कितना हो गया? 2 दूनी 4। दोनों कंडीशन में सम संख्या निकल के आ गई, दोनों कंडीशन में सम संख्या, लेकिन हमें पूछा क्या है? विषम पूर्णांक। अगर क्वेश्चन यही होता, सेम बनता बिल्कुल, सिर्फ यहाँ विषम पूर्णांक की जगह पर सम पूर्णांक कह देता, सम पूर्णांक, तब ऐसी सिचुएशन में ये वाला विकल्प हो जाता। लेकिन फिलहाल विषम पूर्णांक कहा है तो ये विकल्प भी नहीं होगा। चलते हैं चौथे की ओर, 2Q + 1, 2P + 1, तो 2P, P की जगह पर पहले 1 लिख दो, 2 गुणा 1 प्लस 2 ऐसी P आ गया, 2 के और P के बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा का निशान, यानी 2 गुणा 1 और प्लस 1, ये ऐसी कैसी हो? प्लस वाला, तो 2 एकम 2 और 1 3। अब 2 रख के देख लो, 2 गुणा P की जगह पर 2 रख दो, प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 1 3 आ गया, 1 5 आ गया, दोनों विषम संख्या हैं, दोनों। इसका मतलब ये ऑप्शन डी सही हो गया, इसमें विषम पूर्णांक आ गया। अब एक चीज़ और, यदि विषम पूर्णांक दे दे तो आप लोग 2 से मल्टीप्लाई वाला देखो, जो खाली 2 से मल्टीप्लाई वाला दिया हुआ होगा समझ लो वो सम होगा। जैसे ये दे रखा है 2P, जब 2P दे रखा है तो इसका मतलब ये 2 से किसी चीज़ की गुणा कर दो आप लोग, सम संख्या निकल के आती है, और +1 अगर कर दो, यानी सम संख्या में 1 जोड़ दो, तो हमेशा विषम संख्या आएगी। यानी कभी भी ऐसा रूप आ जाएगा 2 से गुणा करके अल्फ़ाबेट की और +1 रख के, तो वो हमेशा विषम होगी। और खाली 2P या 2Q या 2M या कुछ भी आ जाएगा तो वो हमेशा सम संख्या होगी। जैसे दूसरा वाला है, किसी धनात्मक पूर्णांक Q, इस अल्फ़ाबेट से नहीं घबराना, ये तो कुछ भी दे सकता है, इसकी दिल की इच्छा है। धनात्मक सम पूर्णांक, सम पूर्णांक पूछा गया है, सम पूर्णांक, सम पूर्णांक का मतलब है सम संख्या। अब यहाँ पर आप लोग कुछ भी रखोगे, जैसे पहले Q की जगह 1 रखोगे तो 1 में से 1 गया, 0 बचा, फिर 2 रखोगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, विषम आ जाएगा। यहाँ पर Q की जगह ऐसी पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है, इस विकल्प में पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मन में पहले Q की जगह 1 रख के देखना, 1 माइनस मतलब घटाना, 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 बचेगा, फिर 2 में से -1
दो में से एक गया तो कितना बचा, एक बचा, जो कि सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। q प्लस 1, पहले q की जगह 1, फिर q की जगह 2, q की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, जो सम संख्या होगी। अब 2 रख के देखो, 1 और 2 रख के देखा जाता है, 1 और 2, फिर q की जगह 2 रख के देखोगे तो 2 और 1 3, ये विषम संख्या आ जाएगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहले q की जगह 1, जब कोई सा निशान नहीं है बीच में, गुणा का निशान, 2 गुणा 1, तो 2 एकम 2 सम संख्या, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 विषम संख्या, सम संख्या सॉरी, दोनों कंडीशन में सम संख्या आ गई। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जैसी 2 से गुणा करके आ जाए कोई सी भी, जैसे ये आई तो ये सम संख्या होगी, ये आई ये सम संख्या होगी, और प्लस 1 करके आ जाए तो वो हमेशा विषम संख्या होती है। अब तीसरे विकल्प की ओर हम लोग चलते हैं। ये ट्रिक थोड़ी ध्यान रखना है इसमें, जैसे ही 2 और अल्फ़ाबेट कोई चीज़ आ जाए तब हमेशा वो सम संख्या होगी, हमेशा, जैसे 2p 2m 2n 2q इस तरह से। और यदि प्लस 1 कर दे तो वो हमेशा विषम संख्या होगी। ये आप लोग चेक भी कर सकते हैं। अब तीसरे विकल्प की ओर हम लोग चलते हैं, तीसरे वाले की। क्या कह रहा है, यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं, p और q दो धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर हैं, जिसमें p बराबर ab स्क्वायर और q बराबर इतना, यानी ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं, तो इसे अलग लिख लेते हैं पहले। p बराबर ab स्क्वायर और q बराबर a की पावर 3 इंटू b, ये चीज़ q बराबर। फिर कह रहा है जबकि a व b अभाज्य संख्या हैं दोनों, तब एलसीएम ऑफ p कोमा q, यानी एलसीएम p कोमा q का निकालेंगे। एलसीएम ऑफ p कोमा q इक्वल्स टू, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जब घातों में आ जाती है, जो बड़ी घात होती है वही एलसीएम हो जाती है। इसमें देखेंगे यहाँ पर a के ऊपर कितना है, कुछ भी नहीं है, इसकी घात कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी घात नहीं होती है तो 1 मानी जाती है। यहाँ पर a के ऊपर कितना है, 3, तो यहाँ पर a की घात 3 है, यहाँ पर a की घात 1 है, यहाँ पर a की घात 3 है। बड़ी कौन सी घात है, 3, तो a की पावर 3 a वाले पोर्शन में से आ गया एलसीएम। अब b वाले में देखो, यहाँ पर b की पावर 2, यहाँ पर b की पावर 1, बड़ी घात जो होती है वो एलसीएम होती है, तो b की घात यहाँ 2 है, यहाँ b की घात 1 है, बड़ी घात जो है वो 2 है, तो b स्क्वायर, मतलब एलसीएम ऑफ p कोमा q a की घात 3 और b स्क्वायर, यानी सी वाला ऑप्शन। सपोज करो यहाँ एचसीएफ पूछता है, इन दोनों का एचसीएफ भी पूछ सकता है, एचसीएफ भी पूछ सकता है। तो एचसीएफ में उल्टा हिसाब होता है, छोटी घात देखी जाती है, यानी a की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर a की पावर 3 है, तो छोटी घात a, यहाँ पर b की घात 2, छोटी घात b, एचसीएफ ये निकल के आ जाता। फिलहाल जो ऑप्शन होगा, एलसीएम पूछा गया क्वेश्चन में तो ये होगा। एचसीएफ यदि पूछता एचसीएफ तो ये वाला ऑप्शन। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एलसीएम पूछा है क्वेश्चन में तब विकल्प ये हो गया। अगर यही क्वेश्चन सेम होता और एचसीएफ पूछा जाता तब ऐसी कंडीशन में विकल्प हमारा पहला वाला हो जाता, लेकिन फिलहाल हमसे एलसीएम पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, चौथे वाले की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, बिल्कुल सेम क्वालिटी, ये वाला और ये वाला क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, यहाँ पर अंक दे रखे हैं, दोनों सेम क्वेश्चन हैं। तो हम पहले जो चीज़ गिवन है वो लिख देते हैं। a बराबर कितना दे रखा है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। b बराबर निकाल लेते हैं। b बराबर कितना, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, एक ही वैल्यू ये हमने यहाँ रख दी, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, ठीक है। b इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तब एचसीएफ ऑफ a कोमा b, यानी एचसीएफ पूछा गया है किसका, a कोमा b का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो इसमें करते क्या है, जो छोटी घात होती है, छोटी घात एलसीएम में बड़ी घात निकाली जाती है। एलसीएम में बड़ी घात, अगर हमें एलसीएम निकालना पड़ता तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इन दोनों में बड़ी घात 2 की पावर 3 होती। फिलहाल हम एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में पहले इन दोनों में देखी जाएगी छोटी घात कौन सी है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो छोटी घात एचसीएफ में देखी जाती है। तो ये 2 की घात 2 है, ये 2 की घात 3 है, छोटी घात कौन सी है, छोटी घात 2 है, तो 2 की पावर 2 इन दोनों पोर्शन से आ जाएगा।
गुणा, अब इन दोनों में देखो 3 की पावर में से कौन सी छोटी घात है, 3 की पावर में, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3, तो पावर 2 छोटी है तो 3 की पावर 2 ले लिया जाएगा। गुणा यहाँ पर देखना आप 5 की पावर 4, 5 की पावर कुछ नहीं तो 1, जब एक पावर यहाँ पर 4 पावर छोटी घात कॉमन आती है तो इसका मतलब पावर 1 कॉमन आ जाएगी, 1 ऊपर लिखा नहीं जाता है। अब इसे कैलकुलेट कर लिया जाएगा, सिर्फ 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 इंटू 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 9 इंटू 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर ली जाएगी, 4 नेम 36 गुणा ये 5 ऐसी के ऐसी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 6 30 का 0 हाजिर लगे 3, 5 3 15 3 18, यानी HCF ऑफ A, B जो हमारा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 180, मीन्स विकल्प बी। अगर यही क्वेश्चन होता और LCM पूछा जाता, LCM, तो हम क्या करते हैं, LCM ऑफ A, B इस तरह से लिखते हैं। फिर इन दोनों में बड़ी घात देखी जाती, यहाँ 2 की घात 2, यहाँ 2 की घात 3, बड़ी घात जो होगी इन दोनों में वो 2 की घात 3 होगी गुणा। फिर इन दोनों में बड़ी घात कौन सी है, यहाँ 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 तो 3 की पावर 3 गुणा, यहाँ पर बड़ी घात कौन सी है, 5 की पावर 4। LCM ये निकल के आ जाता, इसकी कैलकुलेशन कर लेते। तो कभी भी HCF पूछे तो छोटी घात, LCM पूछे तो बड़ी घात। फिलहाल इस क्वेश्चन में HCF पूछा गया है तो HCF हमारा निकल के आ जाएगा 180, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आपको विकल्प कराए जाएंगे, क्योंकि जो NCERT बुक है उसमें विकल्प बहुत कम दिए हुए हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए विकल्प की। उम्मीद है आपको इन्हीं में से 20 में 20 विकल्प बन जाएंगे। पूरी सभी चैप्टर की सीरीज़ होगी विकल्पों की, टोटल चैप्टर के जो बढ़िया विकल्प हैं। कोशिश ये करेंगे कि अधिक से अधिक रिवीजन कराया जाए क्वेश्चनों का, जिससे आप लोगों को 20 के 20 विकल्प सॉल्व हो जाएं। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहअभाज्य जिनका HCF 1 हो, वह संख्याएं जिनका HCF 1 होता है सहअभाज्य कहलाती हैं। मीन्स पहला हम ऑप्शन जैसे उठाएंगे, इनके फैक्टर करके देखें, गुणनखंड। 14 को लिख दिया जाएगा 7 गुणा 2, 35 को लिख दिया जाएगा 7 गुणा 5, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। अब इन दोनों में कॉमन आ गया 7, जब कॉमन 7 आ गया तो इसका मतलब HCF 7 आ गया। और सहअभाज्य क्या होती है, जिनका HCF 1 होता है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, पहला वाला जो होगा नहीं होगा। दूसरा वाला बी उठाते हैं, बी वाला उठा के देखते हैं। बी वाले में है 18,25। पहले 18 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 9 गुणा 3, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18। फिर 9 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं 3 गुणा 3 में, और ये गुणा 2 है ही, इसे इस तरीके से हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणा 5, 5 25। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया। जब कुछ भी कॉमन नहीं आया तो इसका मतलब इसका HCF 1 हो गया। जब HCF 1 हो गया तो इसका मतलब ये युग्म जो हो गया, युग्म मतलब जोड़ा, ये सहअभाज्य का हो गया। अगर ये हम उठाएं तो 31 3 93, ये उठाएं तो 32, इसे 2 गुणा 16 में, इसे 31 गुणा 2 में, तो 2 HCF आ जाएगा। लेकिन जिसका HCF 1 होता है वही सहअभाज्य संख्याएं होती है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। परिमेय संख्या जो संख्या P/Q के रूप की होती है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। अब उसका दशमलव प्रसार सदैव कैसा होता है, उसका दशमलव प्रसार सदैव शांत होता है। कोई भी परिमेय संख्या आ जाए उसका दशमलव प्रसार सदैव किस प्रकार का होता है, शांत आवृत्ति का होता है। अब अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। एक शून्योत्तर बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं शून्योत्तर का मतलब शून्य होता है, लेकिन शून्योत्तर को इंग्लिश में जो कहा जाता है वो नॉन इंटीजर कहा जाता है। नॉन इंटीजर नंबर, नॉन इंटीजर मतलब जो शून्य से अलावा, शून्य के अलावा कोई भी संख्या। तो शून्योत्तर मीन्स शून्य के अलावा कोई भी संख्या। तो शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो है वो सदैव रहता है। कैसा रहता है ये आप लोगों को बताना होगा कि शून्योत्तर संख्या का एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। जैसे सपोज करो हमने एक परिमेय संख्या ली, कोई भी परिमेय संख्या उठा लो, 5 ले ली, 5 परिमेय संख्या, एक हमने अपरिमेय संख्या ले ली, सपोज करो √2 ले ली। जब इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5√2। 5√2 हमेशा कैसी संख्या होगी, ये हमेशा
5√2 जो है वो हमेशा कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, सदैव अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये परिमेय ये अपरिमेय, जब इनका गुणनफल होगा तो अपरिमेय संख्या आएगी, ये पूरी संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। तो जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछा जाए तो हमेशा सदैव अपरिमेय संख्या होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाई है, पाई क्या है? एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर दे दे 3.14 ऑप्शंस में या 22/7, तो अधिकतर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 3.14 पाई का मान होता है, तो 3.14 भी अपरिमेय संख्या है, 22/7 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दोनों परिमेय संख्या हैं क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी हुई हैं। तो फिलहाल जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, पाई है एक अपरिमेय संख्या। सबसे छोटी नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या समअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटती हो, सिर्फ एक से विभाजित होती हो, वो अभाज्य संख्या हो जाती है, या अपने आप से होती हो। जीरो नहीं है, एक ऐसी संख्या होती है जो ना भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। क्वेश्चन आ जाए ऐसी कौन सी संख्या है जो ना भाज्य और ना ही अभाज्य है, तो वो एक होती है। और भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है या समअभाज्य संख्या, दोनों में से कुछ भी आ जाए ऑप्शन में, तो वो 2 होती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संख्या 144 के 10वां क्वेश्चन, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 144 संख्या दे दी आप लोगों को, उसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड इसके करो, फिर अभाज्य गुणनखंड जो आए उसमें जो घातें आए उनका योग कितना होगा, घातों का योग। तो पहले तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों में घात गुणनखंड जो निकल के आते हैं उसमें घातों का योग कितना है। तो 144 हमने उठाए और इसके हमने गुणनखंड कर दिए। 2 से पहले 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा, 12 हो जाएंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 9 18, फिर 2 से, फिर 3 से, सॉरी 3 3 9, 3 9, इसी प्रकार 3 एकम 3। तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए, अभाज्य गुणनखंड वो आए 1 2 3 4, 4 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 बार, तो 3 इंटू 3, 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 के ऊपर 4 आ जाएगा, यानी 2 की घात 4 आ जाएगी, गुणा 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घात 2 आ जाएगी। जो जितनी बार होता है उसकी उतनी घात आ जाती है, तो 2 की घात कितनी आ गई, 4। 3 की घात कितनी आ गई, 2। क्वेश्चन कह रहा है घातों का योग बताओ, घातों का योग। तो घातों का योग क्या हो जाएगा, घातों का योग, बस इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा जो घात हैं, यानी 4 + 2 मीन्स कितना हो जाएगा, 6। यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, घातों का योग 6 निकल के आ जाएगा। क्या करा है हमने, पहले 144 उठाए, 144 के अभाज्य गुणनखंड किए, 2 से इसे काटा, पहले 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाजित किया, 2 3 6, 1 बचेगा, इधर 12 हो जाएंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से विभाजित किया, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 9 18, 3 से 3 3 9, 3 एकम 3। अब 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो हमने 4 बार गुणा में लिख लिया। 3 कितनी बार आया, 2 बार, 2 बार लिख लिया। 2 4 बार आया है तो इसके ऊपर 4 घात, 3 2 बार आया है तो इसके ऊपर 2 घात। क्वेश्चन कह रहा है घातों का योग ज्ञात करो, इन दोनों को जो घात हैं उन्हें जोड़ दिया, टोटल मिला के 6 हो गया, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, इन दोनों में से कौन सी ऐसी संख्या होगी जो शांत दशमलव प्रसार में व्यक्त हो जाएगी। 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या, कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जो शांत दशमलव प्रसार में व्यक्त हो जाएगी। तो इसका भी एक थोड़ा सा लॉजिक होता है, हमें सिर्फ शांत दशमलव प्रसार जब देखना होता है, सिर्फ हर से मतलब होता है, हर का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का आता है। मीन्स अगर हम हर का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर सपोज करो अभाज्य गुणनखंड में 3 आ गया या 7 आ गया, या
हमारा निकल के 11 आ गया, कुछ भी आ गया 2 और 5 के अलावा, तो समझ लो वो शांत दशमलव प्रसार नहीं है, अशांत है। और यदि 2 और 5 आ जाए तो शांत दशमलव प्रसार, खाली 2 आ जाए, यदि खाली 2, जैसे मैंने लिख दिया, मान लो 4 बताओ कैसा है, तो इसे 2 से विभाजित करा जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब जो अभाज्य गुणनखंड आए इसके वो कितने आए, 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 2। अब इसमें 5 नहीं आया, तो इसके इनटू में जब कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 2 की पावर 2 ऐसी, तो इस इनटू में जो 1 होता है उसकी जगह पर किसी की पावर 0 लिखी जा सकती है, तो 5 की पावर से 0 लिख सकते हैं 1 को। तो ऐसी कंडीशन में खाली 2 आ जाए यदि अभाज्य गुणनखंड में, या खाली 5 आ जाए अभाज्य गुणनखंड में, या 2 और 5 दोनों आ जाएं, तभी शांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार होता है। नहीं तो और कुछ भी संख्या आ जाए तो वह अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार होता है। तो पहले हम विकल्प चेक कर लेते हैं। ये तो यहाँ 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, ये दोनों तो ठीक हैं, लेकिन 7 की पावर आ गई, 7 की पावर 2 और 5 के अलावा कुछ भी होता है तो वो शांत नहीं होता है। इसका मतलब ये विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा, ये भी देख लेते हैं, 17 तो अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो ये 17 ही इसका गुणनखंड होगा, तो ये भी कैसी संख्या होगी, अशांत आवृत्ति होगी। बचती हैं ये दोनों, तो पहले 210 उठा लेते हैं, पहला वाला विकल्प हम लोग उठा लेते हैं। 210 सिर्फ हर से मतलब होता है, अंश से कोई मतलब नहीं, कितनी संख्या दी हुई हो। 210 के अभाज्य गुणनखंड करे जाएंगे, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, न जाने का दिया सफर, 2 पंजे 10, फिर 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब 3 से 3 सत्ते 21, अब 7 से 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड में इसके 2 भी आया, 5 भी आया, 3 भी आया, 7 भी आया, लेकिन 2 और 5 के अलावा यदि कुछ भी आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, फौरन समझ जाओ ये अशांत आवृत्ति होगी। सिर्फ 2 और 5 में ही शांत आवृत्ति होती है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बचता कौन सा है, सी वाला, इसका मतलब सी सही होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, 3125 इसका हर उठा लेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए जाएंगे। पहले 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 1 बचता है 12, 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 55 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 1 बचता 12, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 55 25, फिर 5 से 55 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो सभी अभाज्य गुणनखंड जब हमने करे तो सभी 5 निकल के आए, तो खाली 5 आ जाएं या खाली 2 आ जाएं, तो ऐसी कंडीशन में संख्या जो हो जाती है वो शांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार हो जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा ज्ञात करना 12वां क्वेश्चन, 15, 18 तथा 24 का लासा है, इन चारों में कौन सा विकल्प सही है, कौन सा इसमें लासा है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, आपको अगर पेन कॉपी नहीं उठाना हो तो इसका तीनों का पहाड़ा पढ़ो, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो तीनों पहाड़े में आ जाए वो लासा हो जाती है। जैसे 15 का पहाड़ा पहले पढ़ो तो 90 15 के पहाड़े में आ जाएगा, 18 के में आ जाएगा, लेकिन 24 के में नहीं आएगा, 24 के में नहीं आएगा। 120 देखो 15 के में आ जाएगा, 15 8 120, 18 के में 18 पंजे 90, 18 के में नहीं आएगा। फिर ये भी नहीं हुआ विकल्प। 240 24 के में आ जाएगा, 15 से ये कट जाएगा, 15 एकम 15, बचते हैं 9, 15 छक्का 90, और 18 के में 18 एकम 18, 6 बचे, तो 224 भी तीनों पहाड़े में नहीं आ जाएगा। ऐसी संख्या जो तीनों पहाड़े में आ जाए, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो तीनों पहाड़े में आ जाए वो लासा हो जाती है। तो 15 का पहाड़ा पहले हम 90 देखेंगे, 90 इन तीनों पहाड़ों में आ रही है या नहीं 90। तो पहले हमने 15 का पहाड़ा पढ़ा, 15 छक्का 90 आ गई, 18 पंजे 90 आ गई, लेकिन 24 का पहाड़ा 90 में नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। 120 देखेंगे, 15 8 120, 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 120 18 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। जो तीनों के पहाड़े में आ जाए वो लासा होता है। 240 भी नहीं आएगा क्योंकि 15 के पहाड़े में 15 एकम 15, 9 बचेंगे, इसे काट के देखेंगे, 15 एकम 15, 224 में से 15 जाएंगे, 9 बचेंगे, 90, 15 छक्का 90। 18 के पहाड़े में देखेंगे, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 6 बचेंगे 60, फिर 18 का पहाड़ा 60 में पढ़ा नहीं जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा बचता है, 360, इसका मतलब 360 सही हो जाएगा। फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, 15 दूनी 30, 6 बचेंगे 60, 15 चौका 60, 18 दूनी 36, 0 ऐसी। 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 एकम 24, बचते कितने हैं 12 120, और 24 पंजे 120, तो इसका मतलब ये तीनों संख्याओं में आ गई। तो इस ऐसी कंडीशन में हमें पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हाँ यही क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर अति लघु में,
तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। उसके बाद हम उठाएंगे 18, 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 18, 3 गुणा 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18, 9 को भी 3 गुणा 3 में तोड़ लिया जाएगा और 2 ऐसी 3 3 9, 9 दूनी 18। उसके बाद ये 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की पावर 2 और गुणा 2, 3 की पावर 2 गुणा 2, क्योंकि 3 आया 2 बार, जितनी बार आया उसके ऊपर इतने लिख दिया जाता है, यानी घात लिख दी जाती है, 2 ऐसी। अब उसके बाद 24, तीसरी वाली संख्या उठाई जाएगी, 24 को तोड़ दिया है, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 8, फिर 8 को भी तोड़ा जाएगा काय में, 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। उसके बाद 3 गुणा 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 की पावर 3 यहाँ पर लिख दी जाएगी, 2 की पावर 3 यहाँ पर लिख दी जाएगी। अब लासा करते तीनों के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए जिसका ज्ञात करना है, तो लासा कर लिखते टाइम हम करते क्या हैं, जो बड़ी घात होती है वो लिख दी जाती है। यहाँ पर 5, पहले 3 की घात देखेंगे, यहाँ 3 की घात 1, यहाँ 3 की घात 2, यहाँ 3 की घात 1, तो जो बड़ी घात होगी 3 की वो लिख दी जाएगी 3 की घात 2। उसके बाद फिर 5 की पावर में देखते हैं, यहाँ 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 5 है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 5 की पावर 1 ही बड़ी हुई, तो 5 की पावर 1 ही उतार लिया जाएगा, यानी खाली 5। फिर 2 की पावर में देखा जाएगा, यहाँ 2 की पावर है ही नहीं, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 3 है। अब इसे कैलकुलेट कर लिया जाएगा, तो 3 का वर्ग 3 3 9 गुणा 5 गुणा 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, इनकी मल्टीप्लाई कर ली जाएगी, 9 इंटू 8 पंजे 40, इनकी गुणा 9 चौक 36 और ये 0 ऐसी 360, तो 360 इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। हम लोग इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से कर लें, चाहें तीनों का अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया, उसके बाद बड़ी घात उठा ली, या फिर अगर विकल्प में आ जाए तो हम लोग ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि जो संख्या तीनों पहाड़े में आ जाएगी, छोटी से स्टार्ट करते हैं। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर छोटी संख्या आ जाए, उधर बड़ी हो, दोनों पहाड़ों में आ रही हो तीनों के में, तो छोटी संख्या वाली लासा मानी जाती है। तो इस प्रकार हम लोग इसे 2 तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट तीनों का पहाड़ा पढ़ के और इस तरीके से एक अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। अब 13वें सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, 13वें क्वेश्चन की ओर, 13वें क्वेश्चन की ओर दिया गया है एचसीएफ। ये सवाल जो है 13वां और 14वां, इसमें का सवाल अति लघु में या 4 नंबर में किसी में भी आ सकता है और विकल्प में भी आ सकता है, अच्छे सवाल माने जाते हैं। ये दिया गया है एचसीएफ ऑफ, इसका मीन्स ये है कि एचसीएफ 252 594, यानी 252 और 594 दो संख्याओं का जो मासा है एचसीएफ है वो 18 है। तो इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो, लासा ज्ञात करो। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है, दो संख्याएं दे दे और उनका एचसीएफ या एलसीएम कोई एक संख्या का जिक्र कर ले, तो ऐसी कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट सूत्र होता है। वो सूत्र ये होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ हमें दे रखा है 18, इसकी जगह पर 18 लिख दिया जाएगा, गुणा एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम जो ज्ञात करना है उसे ऐसी के ऐसी लिख दिया जाएगा, बराबर। सबसे पहले हमने ये सूत्र लिख लिया, सूत्र लिखने के बाद हमने देखा एचसीएफ दे रखा है, तो एचसीएफ की जगह पर 18 लिख दिया, गुणा एलसीएम ऐसी के ऐसी बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। जो दोनों संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं, ये जो लिखी पड़ी हैं 252 और 594, ये इनका गुणनफल लिख दिया जाएगा, 252 गुणा 594। उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम, तो एलसीएम को यहीं पर रोक लेंगे और जो इसके मल्टीप्लाई में है 18, मल्टीप्लाई वाली चीज़ बटे में इधर पहुंच जाएगी, यानी 252 गुणा 594 बटा 18। अब इसकी कैलकुलेशन कर ली जाएगी, सिर्फ काट दिया जाएगा, सिर्फ इसे डिवाइड कर दिया जाएगा। पहले हम लोग 9 से ही काट देते हैं। 9 से कैसे पहचाना, 2
और 5 7 और 2 9। अंकों का योग जब 9 से डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचते कितने हैं 7, 7 बचेंगे इधर 72 हो जाएंगे, 9 अट्ठे 72, 2 से इसे काट दिया जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, LCM इक्वल्स टू 14 की और 594 की मल्टीप्लाई, 14 चौका 56 के 6 हासिल लगे 5, 14 ने में 126, 126 और 5 131 का 1 हासिल लगे 13 और 14 का पहाड़ा फिर 5 में 14 पंजे 70 और 13 83, यानी 83 16 इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। इसका मीन्स ऑप्शंस नंबर सी हो जाएगा। तो यही क्वेश्चंस अति लघु, लघु या विकल्प तीनों में ऐसा आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से इसे देखें। SCF कभी भी दो संख्याएं दे दे, उनका एक SCF या LCM में से कोई एक चीज़ दे दे तो ये फॉर्मूला हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। SCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। SCF की जगह पर 18 क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, इंटू LCM हमें ज्ञात करना है, इसे ऐसे लिख दिया, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का निशान। अब LCM ज्ञात करना है, LCM यही हमने रोक दिया। उसके बाद 18 ये नीचे पहुंच गया, फिर हमने ये डिवाइड कर दी, काट दिया, उसके बाद कैलकुलेट करके 83 16 उत्तर आ गया, जो ऑप्शन सी है। उस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन सेम बिल्कुल क्वालिटी है, इसी की तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है ये भी। 14वां क्वेश्चन दिया गया है LCM, इसमें लासा या LCM बात एक ही होती है। तो लासा 132 288 का 31 68, तो मासा हमें ज्ञात करना है किसका, इन्हीं दो संख्याओं का। इसका मीन्स हमें लासा दे दिया इन दोनों संख्याओं का और इन दोनों संख्याओं का मासा पूछ लिया गया है। तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला, एकदम तड़ाक सीना फॉर्मूला लगा देते हैं, कुछ भी ना सोचते हैं ना समझते हैं, डायरेक्ट। कभी भी दो संख्याएं दे दे और लासा या मासा में से एक चीज़ दे दे और दूसरी चीज़ पूछी हो, फौरन सूत्र लगा देते हैं, कौन सा, मासा गुणा लासा या लासा गुणा मासा, कुछ भी लिख देते हैं इधर तो, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे चीज़ लिखी जा सकती है, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब मासा हमें ज्ञात करना है तो मासा ऐसे ही लिख देंगे, इनटू लासा की जगह पर जो लासा दे रखा है कितना दिया हुआ 31 68 बराबर से उधर, तो इसकी जगह 31 68 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं कौन सी, ये ब्रैकेट में जो लिखी पड़ी हैं, कितनी है 132 और गुणा 288। हमें मासा ज्ञात करना है, इसलिए मासा को यहीं पर हम लोग रोक लेंगे और ये जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ है वो भाग में पहुंच जाएगी, यानी 132 गुणा 288 बटा 31 68। अब सिर्फ कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेट। उसके बाद हम लोग 2 और 8 10 और 8 18, 8 18 2 8 10 और 8 18, यानी 9 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हुआ। 8 और 6 14 और 1 15, 15 और 3 21, 8 और 6 14 और 1 15, 15 और 3 18, सॉरी 15 और 3 18, तो ये भी 18 अंकों का योग और ये भी 18 अंकों का योग। तो इसका मीन्स ये हुआ है, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों को 9 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 9 3 27, 1 बचा 18 हो गए, 9 दूनी 18, 9 3 27, बचेंगे कितने 4 46 हो जाएंगे, 9 पंजे 45, 1 बचेगा 18 हो जाएंगे, 9 दूनी 18। उसके बाद फिर हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे, कितने से हो जाएगा ये 11 से हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, 11 3 33, 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 3 33, बचेंगे 2 22 हो जाएंगे, 11 दूनी 22। यहाँ पर 11 एकम 11, 2 बचेंगे 22 हो जाएंगे, 11 दूनी 22, 32 से 32 कट गए, तो मासा इस प्रकार हमारा निकल के आ गया कितना 12। यही हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। कौन सा विकल्प था, मासा जो 12 था, कौन सा वाला था, विकल्प हमारा था डी वाला, डी वाला जो विकल्प था 12, वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, क्वेश्चंस नंबर 15। 15वें क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होती है, तो ये जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो होती है
इसमें मान लो सपोज करो आप लोग 18 है, इससे आप लोग डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 3 15, बचेंगे कितने, 3 बचेंगे, 5 3 15, 3 शेष बचेंगे। तो ये वाली चीज़ जो होती है इसे शेष कहा जाता है, शेष फल। ऊपर जो निकल के आता है इसे भागफल कहा जाता है। यहाँ पर जो होता है जिससे भाग दी जाती है उसे भाजक कहा जाता है, भाजक, और जिसे भाग दी जाती है उसे भाज्य कहा जाता है, भाज्य। अब यूक्लिड विभाजन ने क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहती है, कोई a मान लिया और a को हमने b से डिवाइड किया, तो शेषफल क्यों निकल के आया, और जो भागफल क्यों निकल के आया, फिर नीचे जो आया r वो निकल के आया शेषफल। तो इस हिसाब से अब हम लोग करेंगे क्या, देखो ये 18 जो होगा वो इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस ये इसके बराबर होता है, यानी a जो होगा a बराबर वो होगा बी क्यू प्लस आर के बराबर। तो ये जो होती है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होती है। अब ये कह रहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जबकि r का मान निम्न में संतुष्ट करता है, यानी r का मान इनमें से कौन सा सही होगा, 1 से बड़ा और b से छोटा होगा। 0 से बड़ा, जिधर मुंह फैला हुआ होता है वो चीज़ बड़ी होती है, तो r और 0 के बीच में r की तरफ को मुंह फैला हुआ है निशान का, तो यानी r बड़ा है 0 से, मीन्स r 0 से बड़ा होगा या b के बराबर b से छोटा होगा, क्योंकि इधर मुंह मिचा हुआ है 0। अब ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 0 से बड़ा r या 0 के बराबर और b से छोटा, इसी प्रकार ये 0 से बड़ा और b से छोटा। तो इसे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ये क्या चीज़ है। सपोज करो मैंने कोई संख्या ली, कोई भी 5 लिए, मान लो 7 ले लिया और इसे डिवाइड की मैंने 28 से, तो ये पहाड़ा जो पड़ा जाएगा 7 28 नहीं 29 ले लेते हैं, 29 को 7 चौक 28। अब यहाँ पर 7 चौक 28, शेष कितना बचता है, 1 शेष बचता है। अगर हम ले लेंगे या 30, तो 7 चौक 28, शेष कितने बचेंगे, 2, 31 3 शेष बचेंगे, 32 4 शेष बचेंगे, 33 5 शेष बचेंगे, 34 6 शेष बचेंगे, 35 पे शेष नहीं बचेंगे, क्योंकि 5 बार पहाड़ा पढ़ लिया जाएगा। इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर जो है संख्या हमेशा इससे किससे, इस वाले से हमेशा कम आएगी, यानी कि जो r का मान है, r का मान वो हमेशा 0 से तो बड़ा होगा, क्योंकि अगर 0 से बराबर या बड़ा, क्योंकि बराबर जैसे 35 है, 7 से हमने डिवाइड किया तो 7 पंजे 35, तो ऐसी कंडीशन में शेषफल कुछ भी नहीं आया। लेकिन 0 से अब बड़ा कैसे होगा, बड़ा मान लो 34 आ जाए, तो 7 हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 चौक 28, 6 बचते हैं, तो 6 शेष, यानी 0 के बराबर हो सकता है, r का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो भागफल होगा, भागफल उससे हमेशा छोटा होगा, क्योंकि अब 7 से मान लो 35 को भाग देना है, तो 7 को जब 35 से भाग दिया जाएगा, 7 चौक 28 थोड़ी पड़ा जाएगा, 7 शेष थोड़ी, फिर उसके बाद 7 पंजे 35 हो जाएंगे, यानी हमेशा r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और b से हमेशा छोटा होगा, यानी भाजक से हमेशा छोटा होगा। इसके चैप्टर के वास्तविक संख्याओं के आखिरी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाए तो भागफल 34 और शेषफल 23 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाए, अभी हम लोगों ने सीखा था कि b से a को भाग दिया जाता है, भागफल q आता है, शेषफल निकल के r आता है, तो यूक्लिड प्रेमिका के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पर ये देखा जाएगा भाग किससे दिया जा रहा है, एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है, 73 से भाग दिया जाता है, इसका मतलब ये भाजक हो गया, और भाजक को क्या कहा गया यूक्लिड प्रेमिका ने, b बराबर कितना हो जाएगा 73। उसके बाद भागफल, भागफल को क्या कहा है q, यानी q बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 34। शेषफल, शेषफल तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है, शेषफल को r कह दिया जाएगा, r बराबर 23। फिर कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या या भाज्य उसे a कहा जाता है। अब सीधा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, कुछ भी नहीं किया जाएगा, सिर्फ जगह पर मान रख दिया जाएगा। a हमें ज्ञात करना है, बराबर b की जगह पर 73 गुणा q की जगह पर 34
और प्लस आर की जगह पर 23 लिख दिया जाएगा। अब इनकी कैलकुलेशन कर ली जाएगी। इससे उठा के पहले डबल गुणा कर लेते हैं, उसके बाद 23 उसमें ऐड कर दिया जाएगा। 73 और 34 की गुणा उठा के अलग डबल कर लो, उसके बाद 23 इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल मिला के उत्तर जो आ जाएगा ये कैलकुलेशन करने के बाद 2505 निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं वो कंप्लीट हो चुका है MCQ के थ्रू।